नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गणित के प्रश्न पत्र की। ठीक है, यह आपके पिछले साल के आए हुए प्रश्न है, एक बार उनको फिर से आप चेक कर लीजिए, तो जिससे आपकी तैयारी में आपको काफी मदद मिलेगी। इसके अब नए नए पार्ट आज से रोज आते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब पर डे आपके एक एक पार्ट आते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि आपके गणित 20 अंक का पेपर में आएगा, और आपके ये 20 नंबर जब तक आप नहीं पाएंगे तो आपका सहायक अध्यापक बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, इस बार की मेरिट काफी हाई जाएगी, तो आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या था आपके पेपर का, तो आइए देखते हैं। यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न 101% हमेशा आते हैं, हर एक पेपर में आता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला है, तो ये आप सिंपल से इसमें क्या करेंगे, तो जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, पहले 6 पुरुष मतलब मैन, ठीक है, 15 दिन की मजदूरी, तो M1 मान लीजिए पहले पुरुषों की है ना, तो M1 D1, ठीक है, कि टोटल मजदूरी 2100 रुपए। तो मतलब जो टोटल उन्होंने वर्क किया है, तो मतलब इनका वर्क कितना आया था 2100 रुपए। तो दूसरे पुरुष का क्या बात किया गया, 9 पुरुषों की, तो इसको मान लेते हैं M2। ठीक है, कितने दिन उन्होंने काम किया, D2 मान लेते हैं 12 दिन, और इनकी मजदूरी W2 है। ठीक है, इनका कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बस इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। तो हम क्या करेंगे, M1 की जगह 6 रख देंगे, और D1 की जगह कितना 15 दिन उन्होंने काम किया था, तो इनकी मजदूरी कितनी आई थी दोस्तों, 2100 रुपए, मतलब 2100 रुपए आई थी। ठीक है, तो वैसे ही दूसरों वालों को देख लेते हैं। 9 पुरुष थे, 12 दिन काम किया, मजदूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 9 गुणे 12 कर देंगे, और इनकी मजदूरी क्या है नहीं पता, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा ऊपर भी गुणा का चिन्ह है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्स है आपका। ठीक है, तो बस भाग करके देख लेंगे, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे भाग करना है देखते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। और दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 जीरो मत 0, 2 से काटते हैं दोस्तों इसको। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 0, 210। अब 210 गुणे 12 कर लेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 210 गुणे का 12, जो आएगा वही उत्तर होगा। ये वैल्यू किसकी होगी, एक्स की। ठीक है, तो देखते हैं कितनी आएगी एक्स की वैल्यू। तो 12 जीरो में 0, 12 कम 12 का 2, 12 दूनी 24, 1 25। तो दोस्तों इतना आया। ठीक है, 2520 रुपये, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बस इतना करना था दोस्तों। पिछली बार एक ऐसा प्रश्न आया था, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। ये 2520 रुपये लिखा है, 2520 रुपये। तो दोस्तों आप लोग को हम आशा करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन इस बार आएंगे पेपर में, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको करके चले जाएंगे। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या था प्रश्न, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना रहेगा, तो पहले क्वेश्चन शुरू होते ही सबसे पहले आप देखेंगे कितने पुरुष की बात हो रही है, कितने दिन की बात हो रही है, और एक लोग को कितना मजदूरी है, कितना वर्क इन्होंने किया है। ठीक है, वैसे दूसरे पुरुष की बात होगी 9, कितने दिन उन्होंने काम किया 12, तो इसकी मजदूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको बहुत ही कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, तो मतलब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पेपर में, खाली आप सीधे डायरेक्ट ही कैसे आपको करना है ये बताते हैं आपको। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी निकाल लें, तो डायरेक्ट ही 9 पुरुष की 12 दिन की मजदूरी में गुणा कर देंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो तरीका मत अपनाइए, इससे करेंगे तो आपको आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसमें ये कर सकते थे दोस्तों, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कभी कोई क्वेश्चन आसान से आ जाए तो आप इतना लंबा फार्मूला यूज ना करें। तो उसमें ये कर सकते हैं आप, 6 पुरुष की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपए। ठीक है, तो आप सिंपल सा एक फार्मूला लगाएंगे कि एक पुरुष की, ठीक है, एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप ये बताइए जल्दी से। तो मतलब है 6 गुणे 15, ठीक है, 15 छक्का 90 बटे 2100, मतलब ये कर सकते हैं सीधे 2100 बटे 90 कर देंगे अगर यहाँ से आप, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 70 बटे 3। ठीक है, यहाँ गया 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21 और 0। ठीक है दोस्तों, ये आया था आपका 70 बटे 3। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था प्रश्न में, 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी पूछा है। तो बस सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे ये करते हैं हम, 9 गुणे 12 गुणे 70 बटे 3। ठीक है,
तो भी आपका उत्तर यही आएगा जो अभी आया था। तो इसको गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, 3 त्रिक 9, 12 यही 36 होता है, 36 गुणे 70, ठीक है, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 4 25 और एक 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको दोस्तों ऐसे उत्तर आ सकता है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो अब चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दूसरा प्रश्न देखने से पहले आप इसी तरीके का यूज करेंगे तो आपको आसानी होगी, और आप टॉपर्स हैं एक, तो हमने जो दूसरा तरीका बताया आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या रहा कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई माध्यिका का क्वेश्चन करेंगे तो पहले सबसे पहले उसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्रम क्या रहेगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। लेकिन ये पहले से आरोही क्रम में है तो हमें कुछ नहीं करना है, तो सही है ना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब 1 से लेके 2 3 4 ऐसे आप बढ़ते हुए जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आरोही क्रम, ठीक है, n तक जो सीधे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं। क्या दिया गया प्रश्न के आरोही मतलब आंकड़ों की माध्यिका 63 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न में ये देखेंगे जो हमें दिया गया प्रश्न वो सम मतलब क्या है, वो सम है या विषम है, टोटल नंबर ऑफ संख्या क्या है। देखेंगे टोटल कितने अंक है इसमें, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों टोटल 10 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब ये एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या के फार्मूला क्या यूज करते हैं दोस्तों, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, बटे में सबके बटे में 2। ये सम संख्या के लिए होता है दोस्तों। अगर ये विषम होता है तो इसके लिए भी आप फार्मूला देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पेपर में विषम आ जाएगा तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको फार्मूला यूज करना होगा n/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये करना होता है आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। तो प्रश्न में टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी दोस्तों ये देख लेते हैं। टोटल गिनती करने पर कितनी आई थी, 10 आई थी, ठीक है। तो 10 आ जाएगी। तो फार्मूला में यहाँ पर रखना है, देख लीजिए आप लोग पहले। तो शुरू करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था, n/2, यहीं से कर लेते हैं, 10 की जगह रखेंगे, ठीक है। n की जगह कितनी आई थी संख्या दोस्तों, n की संख्या यहाँ पर 10 आई है ना, देख लीजिए आप लोग। तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस का 1, ठीक है, और टोटल बटे में 2। तो दोस्तों ये भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, यहाँ भी 2 पंजे 10, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5 प्लस 6/2। तो मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, 5वां पद यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ वहां नहीं लिखे हमने, ये 5वां पद है, यहाँ पर होगा 6वां पद की माध्यिका कितनी दे रखी दोस्तों, 63। आपके प्रश्न से लिखी दिया है ना कि माध्यिका 63 है। तो अब हम दोस्तों 5वां पद और 6वां पद देखेंगे प्रश्न में क्या दे रखा है। तो 5वां पद यहाँ से क्या दिया है, 1 2 3 4 5, ये है दोस्तों आपका 5वां पद और ये आपका 6वां पद। तो 5वें की जगह हम रख देंगे x, और 6वां पद की जगह रखेंगे दोस्तों x प्लस 2 बटे में 2, और आपकी माध्यिका दी थी 63, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो बस अब कर लेते हैं दोस्तों सॉल्व इसको। तो दोस्तों x प्लस x दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 2x प्लस का 2 बटे में 2 बराबर 63। दोस्तों यहाँ एक काम कर सकते हैं, 2x प्लस 2 में क्या कर सकते हैं, देखिए आप लोग, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 है ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा दोस्तों, x प्लस का 1 बटे 2 बराबर 63। दोस्तों ये पिछले साल का आया हुआ प्रश्न पत्र है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। 2 से 2 ये कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 बराबर 63, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 62। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब बस आपको यही माध्यिका निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। प्रश्न में सिर्फ x की वैल्यू पूछा गया था, तो
ये निकालना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 62। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 62 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना था, देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हो सकता है पेपर में आपको भ्रमित करने के लिए कुछ और भी दे सकता है, जैसे आपने 62 यहाँ निकाल तो लिया। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए बहुविकल्पी रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, हो सकता हो एक आपको विकल्प दे रखा होगा 64। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x + 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये विकल्प टिक नहीं करना है, आपका सही आंसर सिर्फ 62 होगा। तो बस हम आपको ये भी समझाना चाहते थे क्वेश्चन के अंत में कि आपको टिक क्या करना है। देखिए सही ये है, लेकिन ये 64 क्या है, x + 2 की वैल्यू है, और जो 62 आई है, बस आपको यही फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बस आपको ये आंसर करना था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या है आपके सामने कि यदि a अनुपात b = 3:4 है तथा b अनुपात c = 6:7 है, तो दोस्तों आपको a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। a अनुपात b बराबर दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, और क्या दिया है, b अनुपात c बराबर दे रखा है दोस्तों 6:7। तो दोस्तों आपको एक जगह एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों देखिए ये जुड़ किससे रहा है, यहाँ देखिए b है, ये भी b है, दोनों में b कॉमन आ रहा है ना दोस्तों, और ये जुड़ भी b से रहा है। तो दोस्तों एक काम कर सकते हैं, अगर देखिए किसी चीज को हमें जोड़ना है या उसका मैच कराना है, तो उसको हमें बराबर ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे मान लेते हैं आप कभी एक लड़की देखने जाते हैं, तो आप अपने बराबरी में उस लड़की को देखना चाहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे कैटरीना कैफ के घर अपना रिश्ता लेके जाएंगे। तो बस मतलब हम बात आपको ये समझाना चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न में किसी एक को आपको बराबर करना पड़ेगा जो दोनों में दिख रहा हो। तो यहाँ पर भी b आ रहा है, यहाँ पर भी b आ रहा है, और यहाँ पर भी b आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है ना। ठीक है, तो क्या करें कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। तो एक काम हम सबसे आसान तरीका ये कर सकते हैं कि जो दूसरे वाली b की वैल्यू है पहले वाले में उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बराबर करने के लिए इसमें पूरे में हम 6 से गुणा कर देते दोस्तों। ठीक है, और दूसरे वाले में b की वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ वाले 4 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो दोनों b बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों में मैच हो जाएगा। तो पहले वाले में b में गुणा करने में तो कितना आएगा दोस्तों, 6×3 = 18। देखिए यहाँ 3 से गुणा किया पहले, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आई आपकी a अनुपात b की। और दोबारा वाले में b वाले में हम जब 4 से गुणा करेंगे तो देखिए ये 6 का गुणा ये 4 से होगा तो 6 चौके 24। ठीक है, और फिर ये 7 का गुणा 4 से होगा तो 7 चौके 28। तो ये आपकी वैल्यू आई b अनुपात c की। तो दोस्तों अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, ये b। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, 24 हो गई, यहाँ पर भी 24 हो गई। तो दोस्तों अब हम अब ये समझ गए कि अब इन दोनों में कुछ ना कुछ मैच हो गया है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम इन सबको एक साथ लिख सकते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, a अनुपात b अनुपात c को ज्ञात कीजिए, बस। तो कुछ नहीं, अब हो गया आपका क्वेश्चन, बस यही करना था आपको। सी अगर कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, तो जो दोनों में कॉमन होगा आप उसको बराबर कर लेंगे, बस। देखिए अब दोनों 24 हो गए बराबर ना, तो बस एक ही 24 लिखने की जरूरत होगी, अनुपात 28। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये उत्तर हो गया। देखिए दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ऐसे देखिए सभी में 2 कॉमन है, तो सभी में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 12 से ये 12 बार जाएगा, ये जाएगा 28 बार, सॉरी 28 है ना, तो 14 बार जाएगा। तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आपके विकल्प में ये दे रखा तो भी सही, ये दे रखा तो ये भी सही। तो बस इतना आपको करना था। ठीक है, तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे और से क्वेश्चन अगर किसी में भी आपको डाउट हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अगली वीडियो में जरूर से जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ गए ना। इसमें सिंपल सी बात थी, फिर से हम आपको बता देते हैं वीडियो में जाते जाते कि अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप देखें, a अनुपात b ये दे रखा है, b अनुपात c ये दे रखा है, तो आप सिंपल सी बात है जो दोनों में, जैसे b इसमें कॉमन, इधर भी b है, तो इन दोनों की वैल्यू आपको बराबर करनी ही पड़ेगी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए b यहाँ पर कपल हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, तो कपलिंग हमेशा बराबरी में होती है। ठीक है, तो जोड़ और मैच हमेशा बराबर में होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है।
तो दोस्तों चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, यदि साधारण ब्याज पर कोई रखा धन, ठीक है, 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए किसी भी पेपर में, तो आपको जो प्रिंसिपल होता है आपको, ठीक है, प्रिंसिपल पी को आपको हमेशा 100 ही मानना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रश्न करने में काफी आसानी होगी। तो आप साधारण ब्याज का आपका फार्मूला क्या होता है एक बार आप देख लीजिए। वैसे फार्मूला क्या कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको हम फिर भी बता दे रहे हैं कि आप ऐसे प्रश्न में है तो ऐसा ही का फार्मूला क्या होता है, तो होता है ये आपका पी आर टी बटे 100। पी से क्या होता है आपका प्रिंसिपल, आर से होता है दर और टी से होता है समय। ठीक है, ये समय है आपकी, ये है दर और ये आपका प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन या प्रिंसिपल या धन इसको बोलते हैं, धन जो भी धन दे रखा होता है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न में। तो प्रश्न क्या दे रखा था आइए देखते हैं। तो चलिए प्रश्न को करने से पहले इसको फार्मूले को हटा देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे किया जाता है ऐसे प्रश्न को। तो पहले मान लेते हैं कि साधारण ब्याज पर रखा हुआ कोई धन, देखिए धन दे रखा ना, तो कोई धन हम मान लेते हैं, कोई धन 100 रुपए था जो स्वयं का दुगना हो जाता है 25 साल में। तो मतलब इसका दुगना होता है, 100 का दुगना कितना होगा दोस्तों, 200 हो जाता है। और कितना टाइम लगता है दोस्तों, 25 साल। ठीक है, तो 100 से 200 हुआ तो मतलब इस पर ब्याज इसको कितना मिला, तो मतलब इनको मिला ब्याज 100 रुपए का। ठीक है, 100 से 200 होने पे कितना ब्याज हो गया इसको, 100 रुपए। तो एक साल का ब्याज निकालना है तो सिंपल से बात है 100 बटे 25 कर देंगे यहाँ पर, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 4। तो यही जो आएगा उत्तर होगा दोस्तों, यही आपकी दर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न में ऐसे दे रखा होता कि कोई मतलब कोई साधारण ब्याज पर रखा हुआ कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का यहाँ दुगना लिखा, तो मान लीजिए यहाँ लिखा होता 3 गुना हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करते प्रश्न में ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसमें 100 से अगर कोई 3 गुना हो जाता, ठीक है, कोई रखा हुआ धन 3 गुना, तो 100 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। तो इसमें ब्याज इसको कितना मिल गया, 100 रुपए पहले था अब 300 होगा, तो मतलब 300 में से 100 घटा देंगे तो जो घटेगा आएगा वही उसका ब्याज हो जाएगा। तो ये आया 200 रुपए। तो ये कितने साल में हुआ लेकिन दोस्तों, 25 साल में। ठीक है, तो इसको ब्याज मान लेते हैं 200 रुपए मिल गया। ठीक है, तो ये ब्याज है आपके 25 साल का है, ये 25 वर्ष का ब्याज है दोस्तों ये। ठीक है, ये 25 वर्ष का ब्याज है। तो हम यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज उसमें पूछा गया है ना प्रश्न में, तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन और आएगा तो उसमें आप 200 बटे जितना आएगा 25 कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 25, 8 बढ़ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 8%। मतलब पेपर में आपको कैसे भी प्रश्न देगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने 2 प्रश्न आपको करके दिखा दिए इसी पर आधारित। ठीक है, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसको कैसे करना था पेपर में। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोला था प्रश्न में कि कोई साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 साल में स्वयं का दुगना हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा जो भी धन हम मानेंगे, जहां दर निकालने की बात होगी तो वह हमेशा हम 100 ही मानते हैं। ठीक है, जिससे आपको करने में काफी आसानी होगी। तो यह 100 था, इसका 2 गुना 200 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें ब्याज कितना मिला, इसमें भी हमने 200 में से 100 घटा लिया था, तो 100 घटाए थे तो कितना आ गया था, हमें घटाने पर 100 रुपये आ गया था। ये 100 रुपये आया था ना दोस्तों, जो 100 रुपये ब्याज आई थी, एक सेकेंड, तो 25 वर्ष में इसको जो ब्याज मिली थी ना वो थी आपकी 100 रुपये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 वर्ष की बात करेंगे तो इसको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, तो यहाँ पर हमने किया था 100 बटे 25। ठीक है, तो जो ये आंसर आया यहाँ पर 4% ऐड से आया है। ठीक है ना, तो इसमें प्रश्न में देख लीजिए आप, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यही हमें बताना कि इसकी प्रति वर्ष की दर कितनी थी, तो 4% की थी। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब 5वां प्रश्न क्या है आपके सामने। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ फार्मूले देख लेते हैं ऐसे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। तो लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर आपका क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और देख लेते हैं लाभ, अगर प्रतिशत लाभ निकालना तो क्या निकालेंगे, लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ बटे 100, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे हानि बटे 100, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका परसेंटेज ऑफ लाभ, जैसे मान लीजिए 10% है तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा अपॉन 100 गुणे क्रय मूल्य। आप लोग फार्मूले नोट कर सकते हैं दोस्तों, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हानि ऐसे निकालते हैं देख लीजिए, और क्रय मूल्य का फार्मूला और क्रय मूल्य। ठीक है,
लाभ हानि सब हमने निकाल के देख लिया। ठीक है, क्रय मूल्य में हानि होगी तो ऐसे निकालेंगे, लाभ ऐसे, ये ठीक है दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों चलिए इन फार्मूलों को पहले हटा देते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को, अगर आपके पेपर में आ गया तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्या लिखा है 10 पुस्तकों का ना, तो 10 गुणे लागत मूल्य, 10 पुस्तकों का लागत मूल्य हमें कितना दे रखा है, 10 गुणे लागत मूल्य बराबर 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों 8 गुणे हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, लागत मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये चलिए विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 8, ये 10 इधर नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 8/10। ठीक है दोस्तों, अब हमें कंफर्म हो गया कि इसका विक्रय मूल्य 10 दे रखा है। देखिए यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर है कि विक्रय मूल्य हमारा 10 है और लागत मूल्य 8 है। तो हमें क्या निकालना था, लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य अगर मानते हैं तो लागत मूल्य ये विक्रय मूल्य, मतलब हम 8 रुपए में खरीद के कोई चीज को 10 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाभ ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमें लाभ कितना आ रहा है दोस्तों, 2। ठीक है, तो लाभ को निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 - 2 8 कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो श्योर है हमें लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ लाभ का फार्मूला क्या होता है, बताइए दोस्तों क्या होता है, 2 बटे जो हमारा आया था परसेंटेज ऑफ लाभ बटे क्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य दोस्तों कितना था, यहाँ पर 8 था, गुणे 100, इसको सही से लिख लेते हैं, गुणे का 100 दोस्तों। ठीक है, तो कर लेते 2 चौके 8, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो दोस्तों आपका लाभ कितना आ गया, 25%। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, अगर आप यहाँ से आप प्रश्न को करते, ठीक है, यहाँ से अगर बोलते तो जैसे लग रहा है यहाँ पर लग रहा है कि आपको 10 लागत मूल्य और 8 विक्रय मूल्य, जो कि आपने यहाँ देखा कि विक्रय मूल्य 10 है, लागत मूल्य 8 है। तो आपको इस प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको अलग से आपके लिए सॉल्व करके बताया पूरा मेथड कि आपको कैसे करना है आपको पेपर में। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आ गया 25। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज ऑफ लाभ का फार्मूला आपको पता ही था, हमने पहले बता दिया था आपको वीडियो शुरू होने से पहले। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पेपर में अगर आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, लग रहा होगा कि 18 जो आपका क्रय मूल्य है और 15 इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो आप भी सोचेंगे कि यार अगर 18 में वो खरीदा है सामान को 15 में बेच रहा है तो लाभ कैसे हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ना। तो चलिए फिर से इसको फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं, 18 गुणे क्रय मूल्य कर लेंगे इसमें, 18 गुणे 18 वस्तु का क्रय मूल्य बोला था ना, 18 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को हम सीपी भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बराबर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 गुणे विक्रय मूल्य। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम पहली बार किसी क्वेश्चन के 2 आंसर एक बार दे रहे हैं, मतलब 2 तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपके लिए स्पेशल सीरीज लाएंगे दोस्तों जिसमें आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो मैं जानते थोड़ी राइटिंग हमारी खराब है, चलिए सुधार करेंगे, बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 तो यही था। ठीक है, अब 18 इसके नीचे आ जाएगा तो 15/18। तो दोस्तों अब आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई अब लाभ हो रहा है यार, कि कोई सामान को हम 15 रुपए में खरीदे थे 18 में बेचे तो अब लग रहा है लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न को जब आप यहाँ पढ़ेंगे कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, देखेंगे यार कोई वस्तु 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है, तो यार लाभ कहाँ से हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो बस अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि 15 क्रय मूल्य 18 विक्रय मूल्य। तो लाभ निकालना है तो दोस्तों क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य, ये विक्रय लिखा है, मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉरी राइटिंग खराब है थोड़ी,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना दिख रहा है, 18 वस्तु है ना, चाहे जो भी हो 15, तो हमारा लाभ आ गया 3। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ निकालना है हमें ना, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ये प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपका हो गया। तो यहाँ पर लाभ हमें कितना दे रखा था, देखिए लाभ अभी हमने निकाला 3, और इसका क्रय मूल्य दोस्तों कितना हमने यहाँ देखा, ये देखिए 15 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 3/15 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×5 15, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 20। तो दोस्तों यहाँ से हमें मिल गया 20% की लाभ हो रहा है इस प्रश्न के अनुसार। तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा तो आप आज के बाद कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न देखेंगे, 18 वस्तु क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा, या कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। इससे पहले वाला प्रश्न पेपर में आया हुआ था, तो ये भी आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें पता करना होगा कि यार आखिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या रियल में। तो हमने क्या किया था, 18 गुणे क्रय मूल्य करके देखा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, 18 गुणे जो भी दिया था, प्रश्न जैसे भी दिया रहेगा, 18 वस्तु का क्रय मूल्य तो 18 गुणे क्रय मूल्य, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य तो 15 गुणे विक्रय मूल्य कर लेंगे। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य निकाल लिया, तो हम जान गए कि भाई क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये। तो हमें पता चला कि क्रय मूल्य अच्छा 15 था और विक्रय मूल्य हमारा 18 था। तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि भाई कोई वस्तु 15 में आई है तो 18 में गई, तो सिंपल सी बात है लाभ हो रहा है। अगर 15 में खरीदे होते 12 में चली जाती, 12 में बिकती, तो यहाँ हानि हो जाता। तो यहाँ हमने लाभ निकाल लिया, 3 आया। ठीक है, उसके बाद लाभ का पूरा फार्मूला यूज किया तो हमें सब कुछ पता चल गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया होगा, हम आशा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तो दोस्तों 7वां प्रश्न क्या आपके पेपर में आया था कि एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए ये बताना दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि हम सोल्यूशन तो दे ही देंगे आपको, लेकिन आपको भी अपना तरीका पता होना चाहिए। तो इसको करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 94 छात्र उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, मतलब 94% छात्र पास हो गए हमारे। उत्तीर्ण का मतलब यही हुआ ना, इतने बच्चे पास हो गए। तो दोस्तों फेल कितने हुए होंगे, तो 6% छात्र फेल हुए होंगे। इतने परसेंट लड़के क्या हो गए हमारे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। ठीक है, तो कोई भी पेपर होता है तो कुल टोटल बच्चों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, हमेशा 100% होती है। ठीक है, 100%। तो 100 में से 94 घटाया तब आया हमारे 6% बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, तो इसमें दे रखा 33 छात्र विफल हुए, तो मतलब हमें 6% छात्रों की संख्या पता है। 6% फेल छात्र कुल कितने हैं दोस्तों, हमारे हैं 33 छात्र। ठीक है, ये 33 छात्र हमारे बच्चे जो है वो फेल हो गए थे। तो अब हमको पता करना होगा कि 1% बच्चों की संख्या कितनी है। ठीक है, 1% बच्चों की संख्या हमें यहाँ से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो 1% बच्चों की संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, मतलब 1% जो बच्चे थे हमारे, 1% बच्चों जो फेल हुए थे, ठीक है, उनकी संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जो फेल थे उनकी संख्या कितनी निकल जाएगी दोस्तों, 33/6 हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपके 1% छात्रों की संख्या आ गई, कितनी आई, 33/6 छात्र। तो हमें एक क्वेश्चन में और चीज पता है, देखेंगे अभी। ये देखिए, ये आपके 1% छात्रों की संख्या है। इतने बच्चे हमारे क्या हुए, इतने बच्चे हमारे फेल हुए थे। ठीक है, तो अब हम 94% छात्रों की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं ना। ठीक है, 94% छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, बस सिंपल सी बात है, 1% बच्चों की संख्या इतनी है, तो 94% बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, 33/6 गुणा 94 कर देंगे, जो आएगा वो इतने बच्चे पास वालों की संख्या में पता चल जाएगी। तो ये कर लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से 11 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, मतलब 11 गुणे 47 करेंगे दोस्तों, तो जो आएगा वही हमारे पास छात्र होंगे। ठीक है, ये जो आएगी संख्या, ये बच्चे पास हुए थे। तो 11 यहाँ से 11 गुणे 47 करेंगे तो 11 ऐसे कर लिया करिए दोस्तों, आसान पड़ेगा।
तो 11 सतह 77 का 7, 11 चौक 44, 44 7 कितना होता है दोस्तों 51। तो दोस्तों हमारे 517 बच्चे क्या हो गए थे, पास हो गए थे। और हमें पता है कि 33 बच्चे यहाँ फेल हुए हैं, ठीक है, और 33 बच्चे हमारे क्या हुए थे, फेल हो गए थे, ठीक है। प्रश्न में दे रखा है ना 33 बच्चे फेल हुए हैं। तो कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कितने छात्र सम्मिलित हुए, हमें टोटल बच्चों की संख्या बताना है। तो बस टोटल बच्चों की ऐसी संख्या निकल जाएगी, जो बच्चे हमारे पास हुए थे, जो बच्चे पास हुए थे और जो बच्चे फेल हुए थे, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल संख्या आ जाएगी। तो पास कितने बच्चे हुए थे हमारे 500, देखिए लिखा ना 17, और फेल कितने हुए थे 33। जोड़ लेते हैं दोस्तों, 7 3 10 का 0, 3 1 4 1 5, 550 छात्र, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 550 छात्र। टोटल इतने बच्चे हमारे सम्मिलित हुए थे पेपर में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, अगर ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। एक बार फिर से चलते चलते समझा देते हैं। चलिए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कैसे क्या हुआ था प्रश्न में, कि बोला गया था एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हो गए, तो इसमें कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रश्न को देखा, इतने बच्चे 94% बच्चे पास हुए, ठीक है। तो मतलब है सीधे यहाँ से मतलब पता चला कि 6% बच्चे फेल हो गए हमारे, ठीक है। ये हमें पता चल गया ना प्रश्न को देखते ही। और जो 6% बच्चों की संख्या है वो 33 है, तो मतलब 6% बराबर 33 बच्चे हैं वो। तो हम यहाँ से 1% बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, 1% छात्रों की संख्या। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33/6। ये बच्चे हमारे थे फेल, ठीक है, 1% वैल्यू की। तो अगर हम 94% बच्चों की संख्या निकालना चाहे तो इसमें बस 33/6 गुणे 94 कर दिए थे दोस्तों। तो इससे हमें निकालने से पता चलेगा कि टोटल बच्चे कितने पास हुए थे। जितने बच्चे पास हुए उसी में से फेल बच्चों को जोड़ दिया गया, तो हमारा उत्तर आ गया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो बच्चे पास हुए थे और जो बच्चे फेल हुए थे उससे हमें कुल छात्रों की संख्या पता चली, वो 550 छात्रों ने पेपर दिया था, ठीक है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो 8वां प्रश्न क्या है आपके पेपर में, क्या आया था देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ठीक है। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। तो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो पहले देखते हैं परिमेय संख्या का हर क्या है। मान लेते हैं परिमेय संख्या का अंश हमारा x है, और प्रश्न में क्या बोला है, उसका हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो मान लेते हैं उसका हर जो हो गया अंश से 8 अधिक हो गया, तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। हमारी परिमेय संख्या क्या है, यही है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो अब प्रश्न को पढ़ेंगे और क्या बोला गया है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश को अंश में 17 और जोड़ देते हैं, बढ़ा दिए 17, ठीक है। और हर को क्या करना है, हर को क्या लिखा दोस्तों 1 बढ़ा दिया जाए, तो हर को भी हम 1 बढ़ा देते हैं। हर क्या माना था हमारा x + 8 + 1 बढ़ा देते हैं दोस्तों इसमें, तो क्या होता है संख्या का मान 3/2 हो जाता है, ठीक है। तो जो बोलता जाए दोस्तों प्रश्न में बस वही आपको करना है और कुछ अपने मन से नहीं करना है। तो 3/2 हो जाता है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों x + 17 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों x + 9, 8 1 9 हो गया ना, यहाँ पर 8 1 9 हो गया, बराबर 3/2। तो अब दोनों का तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों x + 17 गुणा में क्या आ जाएगा आपका, इधर से तिर्यक गुणा आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों x + 9, जो तिर्यक गुणा होके आएगा ये 3 वाला, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3, ठीक है। अब इनका गुणा करके देख लेते हैं दोस्तों। 2 × x करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x + 17 × 2 34 हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, 3 का x से और 3 का 9 से, तो हो जाएगा आपका 3x + 9 × 27, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस x को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 2x, और यहाँ 34 है ना, तो यहाँ 34 लिख देते हैं, और 27 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -27, बीच में बराबर का चिन्ह। दोस्तों 34 में से 27 गया, कितना बचेगा 27 3 30 और 4 7, तो यहाँ बचेगा 7,
यहाँ बचेगा दोस्तों x। तो दोस्तों हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं x बराबर 7, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू पता चल गई, ये है 7। तो प्रश्न में क्या पूछा था, चलिए देख लेते हैं। तो पूछा था प्रश्न में तो परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें, x की वैल्यू नहीं परिमेय संख्या। तो हमने परिमेय संख्या क्या माना था, ये देखिए प्रश्न में x अपॉन ये माना था ना परिमेय संख्या हमारी, तो बस यहाँ वैल्यू रख देते हैं। परिमेय संख्या हमने क्या माना था, x अपॉन x प्लस 8 यही दे रखा था, तो बस x की जगह 7 रख देंगे और नीचे 7 प्लस 8 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, 7 और 8 7 15, ठीक है। बस यही आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा गया है क्या गया है, तो परिमेय संख्या पूछा गया था ना, तो पूरी परिमेय संख्या निकाल देंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न किया जाए दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको परिमेय संख्या ही निकालनी है, ठीक है। तो परिमेय संख्या आपने क्या बनाया था, ये बनाया था ना x अपॉन x प्लस 8, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों 9वां प्रश्न क्या दे रखा है आपका पेपर में, यदि 5 की घात x प्लस 1 प्लस 5 की घात 2 माइनस एक्स बराबर 5 क्यूब प्लस 1 हो तो x का धनात्मक मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे आपकी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि दोनों पक्ष बराबर हो, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा बायां पक्ष और इधर होगा आपका दायां पक्ष, ठीक है, बराबर दायां पक्ष, ये दोनों आपकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखा 5 की पावर x प्लस 1, ठीक है, और प्लस का लिखा है 5 की पावर 2 माइनस एक्स और बराबर आपका दायां पक्ष दे रखा है 5 की घात 3 प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर कितना होगा दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस का हो जाएगा इधर 5 की घात 2 माइनस 1। तो दोस्तों इसमें कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1 प्लस 1, ये देखिए 1 है ना खाली, चलिए दूसरी पेन से करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब आपका दायां पक्ष बराबर नहीं हो रहा ना, तो दायां पक्ष आपका क्या दे रखा था 5 की घात 3 प्लस 1, तो ये नहीं है। तो चलिए अब x की वैल्यू इस बार आप 2 रख के देखते हैं। अगर हम x बराबर 2 रखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर 5 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है दोस्तों, 2 प्लस 1 और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे देखिए 5 की पावर 2 माइनस एक्स है ना, तो 5 की पावर 2 माइनस 2 एक्स ये रखेंगे। तो दोस्तों इसको करने पर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 1 3 हो गया ना, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, तो बचेगा 5 की पावर 0, ठीक है। तो दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 3 प्लस का 1, ठीक है। तो आपका आप दायां पक्ष बराबर हो गया, दायां पक्ष भी आपको ये दे रखा है ना 5 की पावर 3 प्लस का 1। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी की घात भी 0 लिखा, अगर जैसे लिखा 6 की घात 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी दोस्तों। अगर 1 की घात भी 0 लिखा है तो इसकी मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। अगर लिखा है कि a की पावर 0, a फॉर एप्पल वाला है, इसकी पावर भी 1 हो जाएगी। मतलब किसी की भी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होनी है दोस्तों। अगर लिखा है कि अगर ऐसे लिखा 10,000 की पावर 0 तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर लिखा था 5 की घात 0, देखिए यहाँ पर लिखा था ना 5 की घात 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी हमेशा, ये हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। अगर कभी लिखा होगा जैसे 60 की पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, मतलब किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये बात हम सीख गए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो बस यही आपको निकालना था। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो x का धनात्मक मान क्या होगा, प्लस का 2 होगा, यही आपका 2 होगा, यही आंसर होगा, जिससे आपका दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम उत्तर बोल देंगे। तो x की वैल्यू 2 आएगा, तो यही आपका उत्तर होगा, कितना होगा x बराबर 2, यही आपका उत्तर हो गया फाइनल, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न किया जाए, इसी को आप आंसर लिखेंगे, एक प्रश्न आपको करना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो जैसे 10वां प्रश्न देखते हैं
कि संख्या 5, 6, 9, 3, 8, 7 में 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन तो लिख के ले लीजिए कि आपके पेपर में आना ही आना है। तो ये प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए क्या बोला था, 9 का स्थानीय मान, तो यहाँ 9 के नीचे एक डंडी बनाएंगे। अब कभी भी ऐसा बोलेगा किसी भी स्थानीय मान, तो कितनी संख्या जो बचेगी, जैसे 3 बची तो उसके नीचे 0, 8 बची 0, तो किसी की भी संख्या का स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है और वास्तविक मान वही होता है जो बोला जाता है। ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान इतना हो गया, वास्तविक मान 9। तो इसका अंतर निकाल लेंगे, जो आ गया ये अंतर हो गया, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9, 8। बस दोस्तों ये इतना सिंपल सा करना था आपको। ठीक है, तो बस ये आपको उत्तर हो जाएगा। चलिए एक दो प्रश्न और दिखा देते हैं इसी पर आधारित। जैसे ये बोल देता है कि 1, 2, 3, 4, 7, तो इसमें अगर पूछा जाए कि 3 का वास्तविक मान, 3 का वास्तविक मान अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो बताइए कितना होगा। ठीक है, वास्तविक मान अगर आपसे पूछा जाए तो 3 का वास्तविक मान इसमें दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान भी पूछ लिया जाए, 3 का स्थानीय मान बताइए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान। ठीक है, चलिए राइटिंग हमारी बेकार है, कोई नहीं। 3 का स्थानीय मान के लिए हमने क्या बोला था, जिसके भी पूछा जाए उसके नीचे डंडी खींचेंगे, वहां लिखेंगे 3 और जो संख्या बचेगी उसके आगे 2 जीरो लगा, उतनी जीरो लिख देंगे। 4 के नीचे 0, ये 0। तो इसका अंतर दोनों में अगर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 माइनस का 3। ठीक है, ये था आपका स्थानीय मान, ये वास्तविक मान। घटा लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, 297। बस ये सिंपल सा आंसर हो गया दोस्तों। ऐसा एक प्रश्न आना ही आना है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है ना, तो आप हमें व्हाट्सएप पर सीधे हमें कॉल ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर है हमारा 8738079216। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कोशिश करिएगा इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करने की, कॉल तो बाद में करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए एक और लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कैलेंडर का है, हमेशा हर पेपर में पूछा जाता है, किसी भी लेवल का पेपर हो आता ही है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं चलते चलते। अगर यहाँ पूछा जाता 6 का वास्तविक मान, ठीक है, तो 6 के नीचे से डंडी खींचते, 6 लिखते, इसका सॉरी, तो इसका वास्तविक मान तो 6 ही हो जाएगा। चलिए 6 का वास्तविक मान 6, किसी का भी वास्तविक मान वही रियल वैल्यू थी। 5 का वास्तविक मान 5 हो जाएगा, 7 का वास्तविक मान 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 के नीचे डंडी खींचते तो कितनी संख्या बच रही है, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार 0 लिख देते, 1, 2, 3, 4। तो ये आपका हो गया स्थानीय मान। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आज आप स्थानीय मान, वास्तविक मान निकालना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हमें ये बताना। दोस्तों एक चीज याद रखिए, अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन कैलेंडर का आता ही आता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, 5 जनवरी 1991 को, ठीक है, 5 जनवरी JAN लिखा है ना, जनवरी 1991 को कौन सा दिन था आपका, शनिवार को था। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि 1991 का लीप वर्ष है या नहीं। तो लीप वर्ष पता करने के लिए दोस्तों लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करते हैं। अगर ये कट जाता है तो ये लीप वर्ष हो गया अथवा नहीं है। तो 4 दूनी 8, 1 बचा और 1 4 तिहाई, ठीक है, 1 बचा और फिर 1 4 दूनी 8, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये लीप वर्ष आपका नहीं है। तो आप दोस्तों 1 साल बाद मतलब 4 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, हम ये पता कर सकते हैं। अगर ये साधारण वर्ष है, ठीक है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष, साधारण। ठीक है दोस्तों, अगर ये एक साधारण वर्ष है तो क्या हो जाएगा, तो मतलब 1 साल बाद 1992 को भी, 4 जनवरी 1992 को भी उस दिन शनिवार ही होगा। तो दोस्तों एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली है, वो आपको हम बता रहे हैं भी। आप देखिए 1992 एक लीप वर्ष है, ठीक है, मतलब लास्ट के 1992 एक क्या है, ये लास्ट के 2 अंकों में हमेशा हम 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं लीप वर्ष है या नहीं। ठीक है, तो हम 4 से भाग कर देंगे, 92 में क्या कट जाएगा, देखते हैं कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कट रहा है, तो ये एक लीप वर्ष है।
ठीक है दोस्तों, तो एक ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 जनवरी की जगह अगर यहाँ मार्च का महीना होता और यहाँ मार्च की डेट निकालते तो एक जोड़ के निकालते, जैसे अभी हमने यहाँ शनिवार निकाला है, यहाँ एक नहीं जोड़ा क्योंकि दोस्तों अभी लीप वर्ष शुरू ही नहीं हुआ तो हम जोड़ेंगे क्यों। ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप काफी भ्रमित हो सकते हैं। अगर आपको आता होगा तो भी आप जल्दबाजी में एक जोड़ के संडे लिख देंगे कि हाँ यह एक लीप वर्ष है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना आपको 1992 एक लीप वर्ष है। लेकिन आप महीना भी तो देखेंगे कि 4 जनवरी 1992 की बात हो रही है, अभी तो फरवरी आई ही नहीं, तो लीप वर्ष कहाँ से हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके सुपर टेट लेवल का। ठीक है, तो इतने एडवांस क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे कि आपको भ्रमित करने के लिए ये ट्रिकी क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। कौन से क्वेश्चन है आपके, ये ट्रिक्स पर आधारित है कि आपको ये फंसाने चाहते थे। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, सिंपली 1992 4 जनवरी को भी शनिवार होगा। तो अब हमें निकालना क्या है, 3 मार्च 1992 को सप्ताह का दिन पता करना है। तो जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं दोस्तों, पहले ये बताइए आप। जनवरी में टोटल होते हैं 31 दिन। ठीक है, और फरवरी में कितने दिन होते हैं, JAN जनवरी हो गया, फरवरी के लिख रहे हैं FEB से फरवरी, और मार्च में होते हैं, ठीक है, 31 दिन। फरवरी में होते हैं दोस्तों या तो 28 होते हैं, सही से लिखते हैं दोस्तों कि आपको समझ में ज्यादा है, या तो 28 दिन होते हैं फरवरी में, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से मार्च। ठीक है, मार्च है ये, या तो 29 दिन होते हैं फरवरी में दोस्तों और मार्च में होते हैं 31 दिन। तो हमें किस डेट की निकालना, 3 मार्च MAR, 3 मार्च 1992 का दिन बताना है आपको कौन सा होगा। तो हमें जबकि पता चल चुका है कि 4 जनवरी 1992 को शनिवार है भाई। ठीक है, ये दिन कौन सा दिन है हमारा, शनिवार है, शनिवार हनुमान जी का दिन ना दोस्तों, किसी का भी दिन हो सकता है। तो इस दिन ये था, तो हमें कितने दिन शेष बच रहे हैं 3 मार्च में, तो ये देखते हैं। तो जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, 31 में से 4 घटा लेंगे क्योंकि 4 दिन के तो अब निकल चुके हैं ना दोस्तों, तो ये हो गया। प्लस का फरवरी में दोस्तों कितने दिन होते हैं, 28 होते हैं। लेकिन ये कौन सा ईयर है आपका, 1992। देखिए ध्यान से देखिए, हमने 4 से भाग दिया था, ये कट गया था, तो ये आपका क्या आया था, लीप ईयर है ये। ठीक है ना, तो फरवरी में हम कितने दिन इस बार लेंगे, 29 दिन लेंगे। और मार्च में कितनी तारीख तक डेट हमें पता करना है, 3 मार्च की, देखिए लिखा है, तो बस 3 दिन और ऐड कर लेंगे और सबको 7 से भाग कर देंगे, 7। तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ, 27 प्लस 29 प्लस का 3, ठीक है, बटे 7। तो दोस्तों इसको सबको जोड़ के ना भाग करके आसानी से जल्दी से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 1 और ये 3। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, 6 प्लस 1 प्लस 3, 6 प्लस 1 प्लस 3 बटे 7। ठीक है, तो सबको जोड़िए, 6 1 7 3 10, 10 बटे 7, तो कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 3। तो मतलब आपको शनिवार में 3 दिन वो जोड़ देंगे तो जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जोड़ लेते हैं, शनिवार में 3 दिन और जोड़ना है, शनिवार में 3 दिन आप जोड़ लीजिए दोस्तों, कौन कितने तारीख आएगा, कितने दिन आगे बढ़ेंगे, शनिवार में 3 दिन और आपको जोड़ना है। तो शनिवार में दोस्तों अगर हम 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, शनिवार में 3 दिन जोड़ना है आपको, शनिवार। तो शनिवार को पहला दिन जोड़ेंगे तब कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। ठीक है, एक दिन जोड़ा तो रविवार हुआ, प्लस दूसरे दिन आएंगे तो सोमवार हो जाएगा। अब जब दोस्तों तीसरा दिन की बात आएगी तो उस दिन कौन सा दिन होगा आपका, मंगलवार। ठीक है, क्या बात है, शुरुआत शनिवार से अंत मंगलवार पर, मतलब हनुमान जी की कृपा काफी चल रही है। कोई नहीं, सभी धर्म हम बिलीव करते हैं, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो कोई नहीं। तो मंगलवार आया उस दिन। ठीक है दोस्तों, शनिवार से शुरू होकर मंगलवार पर आया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, उत्तर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि मंगलवार यहाँ पर कैसे आया है। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे हमने निकाला। चलिए, तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दे रखा था, जल्दी से देखते हैं। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो इसके 1 साल बाद कितना दिन होगा, मतलब 5 जनवरी 1991 को। देखिए एक चीज और याद रखिए, पहले आप अगर कोई साल 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2018 से शुरू हुआ है, तो साल का अंत कब होगा दोस्तों, ये बताइए पहले। तो साल का आपका अंत हो जाएगा 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर
2018 को ही अंत होने वाला है ना, अभी 2018 को अंत होगा। मतलब ये नहीं कि 1 जनवरी से शुरू हुआ है तो साल का अंत भी 1 जनवरी 2019 को होगा, ऐसा नहीं होगा, एक दिन पहले होगा। ठीक है, तो बस वैसे ही हमने इस प्रश्न में किया था कि आपका साल शुरू हुआ था 5 जनवरी को, ये देखिए 5 जनवरी है। ठीक है, ये आपकी 5 जनवरी था, तो साल का अंत कब होगा, एक दिन पहले, तो 4 जनवरी को अंत हो गया। तो उस दिन शनिवार था 4 जनवरी 1991 को। तो 1992 को भी शनि कौन सा दिन होगा दोस्तों, हमारा शनिवार ही होगा। रीजन क्या था कि 1991 में कोई लीप वर्ष नहीं है। अगर ये 4 से भाग चला जाता 1991 में, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर एक दिन बढ़ के आता, यहाँ पर संडे होता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये तरीका क्या, हमने शनिवार था। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारा 1992 होता है ये एक लीप वर्ष होता है, 4 से भाग कट जाता है। तो मतलब हमने क्या किया उसके बाद दोस्तों, फिर तो हमने डेट निकाल लिया कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी में होते हैं भाई 31 दिन होते हैं। तो लेकिन हमने एक चीज और ध्यान दिया कि 31 दिन जनवरी में होते तो हैं, लेकिन 4 जनवरी तक तो हमें पहले ही पता चल गया है कि 4 जनवरी को कौन सा दिन है, तो शनिवार है। तो 4 दिन को हम हटा लेते हैं ना, 31 में से 4 घटा लिए। क्या किया हमने, 31 में से 4 को घटाया, यहाँ पर देखिए, तो बचा 27, फिर बचा यहाँ 29 फरवरी का लीप वर्ष, इसलिए 29। अगर लीप वर्ष ना होता, 1992 ना लिखा होता, वहाँ 1991 होता है, तो यहाँ पर हम 28 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 28 लेते हैं फिर, लेकिन यहाँ फिलहाल ये लिए, तो चलिए कोई नहीं। और 3 मार्च तक की डेट पूछी गई तो 3 मार्च लिख दिए। अगर यहाँ 10 मार्च की डेट होती तो यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ पर कुछ जोड़ घटाना नहीं करते। ठीक है ना, तो भाग करने की सिंपल सी विधि है। जैसे अगर आप सबको जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपका टाइम ज्यादा ना लगे, तो 7 एकम 7 गया, ये गया 7 त्रिक 21, 6 बचा था यहाँ पर 7 चौक 28, 1 बचा था, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 6 7 3 10, 3 बचा था दोस्तों। तो शनिवार में हमने 3 दिन जोड़ दिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने शनिवार में 3 दिन और जोड़ा, तो तीसरा दिन कौन सा था, पहला दिन ये था, दूसरा दिन यहाँ पर आए, और तीसरे दिन में हम मंगलवार में पहुंच गए, ये उत्तर था। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, लिख लीजिए आप। कोई भी डाउट्स हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप हमें मैसेज करिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, कोई भी पैसे नहीं लेंगे हम आपसे, और फ्री में आपको नोट्स दे देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ पढ़ने वाले हर बच्चे पास हो, और मैथ में आपको 20 में 20 नंबर लाने हैं। तो आज आपको हर तरह के हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो दोस्तों जितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा, आज देखेंगे, तो उनके मैथ में 20 नंबर आने लगभग श्योर है, क्योंकि इससे अलग तरह के क्वेश्चन पेपर में आते नहीं। अगर ऐसे ही आएंगे तो आपको 20 अंक तय है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी क्वेश्चन ट्रिकी थे, क्वेश्चन ट्रिकी ज्यादा आते हैं। उनका मकसद ये होता है कि टाइम, देखिए भले वीडियो बनने में चाहे जितना टाइम लग रहा हो, लेकिन वीडियो को जितने क्वेश्चन है ना, जो 10-11 क्वेश्चन आज हमने किए, सच बता रहे दोस्तों, इसको अगर हम सच में करेंगे ना, जब पेपर में अगर आते रहेंगे, तो इसको मुश्किल से करने में मैक्सिमम 11 मिनट ही लगेगा। ठीक है, 11 मिनट हम ज्यादा ही बता रहे हैं, लेकिन हाँ 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों, अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार सभी लोग को, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।